Hello guys, welcome back to our channel Physics for Everyone. In this video, we are going to discuss H.C. Verma Objective 2 solutions of the chapter The Forces and its Objective 1 we have discussed in last video. Here we are going to discuss Objective 2. So our first question is, a neutron exert a force on a proton which is, so here there is a neutron and we have a proton. We have two particles, neutron and proton. We know proton has positive charge and neutron has no charge, zero charge. So इनके बीच में क्या ग्रेविटेशनल फोर्स होगा? ये ऑब्जेक्टिव 2 है तो मल्टीपल करेक्ट आंसर होंगे, तो हमें हर ऑप्शन को लेके देखना पड़ेगा. तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, यस, बोथ विल हैव मासेस, सो बोथ विल हैव ग्रेविटेशनल फोर्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा, नहीं होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन जो है वो एक चार्ज न्यूट्रल पार्टिकल है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस जो होते हैं वो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगते हैं. न्यूक्लियर फोर्स होगा, ऑब्वियसली न्यूक्लियर फोर्स होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और न्यूक्लियस के अंदर वाले पार्टिकल्स पे न्यूक्लियर फोर्स लगता है. वीक की हम बात नहीं कर रहे, वीक को छोड़ दो. इज इट करेक्ट? सो ऑप्शन ए एंड सी विल बी करेक्ट हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, a proton exert a force on proton. Now we have two particle, proton and proton. It is positively charged. Will there be gravitational force? Yes, because both have masses, so both will have gravitational force. Both are charged, so both will experience electromagnetic forces. Nuclear forces, yes, both protons stay inside the nucleus, so both will experience nuclear forces. So this option is also correct. So there are three correct options, A, B and C. Next question, mark the correct statement. The nuclear force between two proton is always greater than the electromagnetic force between them. तो दो प्रोटॉन है, प्रोटॉन के बीच में न्यूक्लियर फोर्स भी होगा क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी होगा क्योंकि दोनों चार्ज पार्टिकल हैं. तो इसमें हमें फर्स्ट ऑप्शन में कहा है कि जो न्यूक्लियर फोर्स है दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, कि हमेशा न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से ज़्यादा होगा. तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, ऑलवेज लिख दिया यहाँ पे, तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन. ठीक है, क्योंकि अगर 10⁻⁻15 मीटर इतना डिस्टेंस अगर दो पार्टिकल के बीच में है तो हम कह सकते हैं कि इन पे न्यूक्लियर फोर्स जो होगा वो मैक्सिमम लगेगा. जैसे इससे ज़्यादा डिस्टेंस पे ये होने लग जाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस ज़्यादा होंगे एज कंपेयर टू न्यूक्लियर फोर्सेस. ठीक है, तो न्यूक्लियर फोर्स ऑलवेज ग्रेटर होगा, सो वी कांट से दैट. बी ऑप्शन, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स. येस, इट कैन बी पॉसिबल कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से हमेशा ज़्यादा होंगे क्योंकि इनका मास बहुत कम है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा. सी ऑप्शन इज, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन मे बी ग्रेटर देन न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन दैम, कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो न्यूक्लियर फोर्सेस से ज़्यादा हो सकते हैं. हाँ, हो सकते हैं अगर वो दो प्रोटॉन फ्री हो. ठीक है, वो तो क्या होगा कि न्यूक्लियर फोर्सेस जो हैं वो कम होंगे, ग्रेविटेशनल फोर्सेस ज़्यादा होंगे. तो मे बी वाले केस पॉसिबल हो सकते हैं. ये ऑलवेज वाला केस कभी जो होता है ये थोड़ा गलत होता है. डी क्या है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन मे बी ग्रेटर देन न्यूक्लियर फोर्स एक्टिंग बिटवीन दैम. सो यस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है दो प्रोटॉन के बीच में वो भी ग्रेटर हो सकता है न्यूक्लियर फोर्स से. डिपेंड करता है कि उनके बीच में डिस्टेंस क्या है. Next question, if all matter were made up of electrically neutral particles such as neutron, अगर हर मैटर न्यूट्रॉन से बना हो, जैसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बना है, वो हर मैटर जो है वो न्यूट्रॉन से बना हो, तो इनमें से कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे? देखो, देयर वुड बी नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. अब देखो, फ्रिक्शनल फोर्स कैसा फोर्स है? फ्रिक्शनल फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स है, और कॉन्टैक्ट फोर्स जो आएगा, कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस होते हैं नेचर में. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस तो तभी लगेंगे ना अगर चार्ज पार्टिकल होंगे. अगर हम न्यूट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, न्यूट्रॉन से मैटर बना हुआ है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस विल नॉट बी देयर. अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं है देन देयर वुड बी नो फ्रिक्शन. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. ऑप्शन बी इज, देयर वुड बी नो टेंशन इन द स्ट्रिंग. अब टेंशन कैसा फोर्स है? टेंशन ग्रेविटेशनल फोर्स है.
नो, स्ट्रिंग के अंदर है। टेंशन कैसा फोर्स है? टेंशन न्यूक्लियर फोर्स है। नहीं, स्ट्रिंग के है ऊपर है, न्यूक्लियस के अंदर तो नहीं है, तो टेंशन न्यूक्लियस फोर्स भी नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी नहीं है। टेंशन कैसा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। अगेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल के बीच में लगता है, तो यहाँ न्यूट्रॉन की बात हो रही है। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं है देन देयर वुड बी नो टेंशन इन द स्ट्रिंग। थर्ड है, इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू सिट ऑन चेयर। ठीक है, तो अगर हम चेयर पे सिट करेंगे तो क्या होगा? कॉन्टैक्ट फोर्स होगा। कॉन्टैक्ट फोर्स पॉसिबल हो नहीं सकता क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है नेचर में, सो इट विल ऑल्सो बी राइट। डी ऑप्शन इज द अर्थ कुड नॉट मूव अराउंड द सन, कि अर्थ सन के अराउंड मूव नहीं कर सकती। अर्थ सन के अराउंड मूव कर रही है क्योंकि ये सन है, ये अर्थ इसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है, क्योंकि सन और अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो बैलेंस कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं हम, यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस नहीं आते। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस होते हैं दैट डोंट डिपेंड ऑन चार्जेस। तो अगर हम न्यूट्रल पार्टिकल्स भी यूज कर रहे हैं तब भी अर्थ रिवॉल्व कर सकती है, तो अर्थ कुड नॉट मूव अराउंड द सन, ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। सो हियर देयर विल बी 3 करेक्ट ऑप्शन, ए, बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम में बी एडुकेटली डिस्क्राइब्ड बाय क्लासिकल फिजिक्स। देखो, एक होती है हमारे पास क्लासिकल फिजिक्स, एक है हमारे पास क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स जो लगती है वो मैक्रो ऑब्जेक्ट्स पे लगती है, जहां न्यूटन लॉ जो है वो ओबे होते हैं। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो एटॉमिक डोमेन में लगती है हमारी। ठीक है, बहुत माइक्रो पार्टिकल्स पे लगती है। क्लासिकल फिजिक्स में न्यूटन ने कई लॉज दिए थे, वही लॉज जब हमने जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं एटम के अंदर उन पे लगा के देखे तो वो लॉ अप्लीकेबल नहीं हुए, वो लॉ जो थे वो वहाँ पे फेल हो गए, तब वहाँ से क्वांटम मैकेनिक्स आई। तो जब भी माइक्रो पार्टिकल्स की बात होती है वहाँ पर उनके मोशन को स्टडी करने के लिए वी स्टडी क्वांटम मैकेनिक्स, और जहाँ मैक्रो ऑब्जेक्ट्स की बात होती है वहाँ क्लासिकल फिजिक्स आती है। तो इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम में बी एडुकेटली डिस्क्राइब्ड बाय क्लासिकल फिजिक्स। तो सबसे पहले मोशन ऑफ क्रिकेट बॉल, ये क्लासिकल फिजिक्स से डिस्क्राइब हो सकता है। यस, बॉल इज अ मैक्रो ऑब्जेक्ट। मोशन ऑफ डस्ट पार्टिकल, ये भी हो सकता है क्लासिकल फिजिक्स से। डस्ट पार्टिकल हमें लगता है कि छोटा है, लेकिन एज कंपेयर टू द एटॉमिक डोमेन इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के साइज के अकॉर्डिंग देखें तो डस्ट पार्टिकल भी एक मैक्रो ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। थर्ड है हाइड्रोजन एटम, तो ये गलत हो जाएगा। हाइड्रोजन एटम क्वांटम मैकेनिक्स से हम एक्सप्लेन करते हैं हाइड्रोजन एटम मॉडल। ठीक है, तो ये एटॉमिक डोमेन वालों पे क्वांटम नहीं लगेगी। न्यूट्रॉन चेंजिंग इनटू अ प्रोटॉन, ये भी एटॉमिक डोमेन का, इसमें भी क्वांटम लगेगी। तो ए एंड बी ऑप्शन आर राइट, ए और बी ऑप्शन पे क्लासिकल फिजिक्स लग सकती है। नेक्स्ट इज इफ टू एंड्स ऑफ द स्प्रिंग आर डिस्प्लेस्ड अलोंग द लेंथ ऑफ स्प्रिंग। ये एक स्प्रिंग है, ठीक है, ये इसके 2 एंड है, इसको एंड के अक्रॉस हम ऐसे डिस्प्लेस कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल दिया हुआ है। इन विच केस टेंशन और कंप्रेशन इन द स्प्रिंग विल हैव मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। फर्स्ट ऑप्शन है राइट एंड इज डिस्प्लेस टुवर्ड राइट, ये राइट एंड है, इसको राइट की तरफ ही डिस्प्लेस करो, और ये लेफ्ट हैंड है, इसको लेफ्ट की तरफ डिस्प्लेस करो। तो अगर हम दोनों तरफ से एक स्ट्रिंग को खींचेंगे तो क्या होगा, वो स्ट्रिंग सीधी हो जाएगी और उसमें क्या आएगा, टेंशन फोर्स प्रोड्यूस होगी, और जब बिल्कुल सीधी हो जाएगी उस समय पे टेंशन जो होगी वो मैक्सिमम होगी। तो ये ऑप्शन सही है, इसमें क्या आएगी, टेंशन फोर्स आएगी। ठीक है, सेकेंड केस क्या है, बोथ हैंड्स आर डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स राइट। अब इसको भी हम राइट की तरफ कर रहे हैं और इसको भी राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, तो क्या होगा, कंप्रेशन आएगी, कंप्रेशन भी नहीं आएगी। जितना ये इधर की तरफ राइट की तरफ हम लेके जाएंगे उतना ही ये इधर राइट की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो ना टेंशन होगी ना कंप्रेशन होगी। बोथ द एंड्स आर डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स लेफ्ट, अगर दोनों को लेफ्ट की तरफ लेके जा रहे हैं तब भी कुछ नहीं होगा। अगर एक एंड को डिस्प्लेस कर रहे हैं लेफ्ट की तरफ, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, देखो लास्ट ऑप्शन कि
right end is displaced towards left and left end is displaced towards right. तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये स्प्रिंग ऐसे कंप्रेस हो जाएगा, तो मैक्सिमम कंप्रेशन होगी इसमें. तो हमसे यही पूछा था कि टेंशन किस केस में ज़्यादा होगी और कंप्रेशन किस केस में ज़्यादा होगी. तो ऑप्शन ए एंड डी विल बी करेक्ट हेयर. नेक्स्ट इज एक्शन एंड रिएक्शन. एक्ट ऑन two different object. Yes, it is right. They act on two different object, have equal magnitude, opposite direction and have resultant 0. ठीक है, तो all the four options are correct here. एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस के बारे में बात की थी, ये चारों चीज़ें वो ऑबे करते हैं, तो all the four options are correct. I hope all these questions are clear to you. And if you have any doubt in any question, then you can ask me in the comment. Thank you.